नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका बंधु गौर एडुटेज एकेडमी में। मैं कुणाल सांडेलिया स्वागत करता हूं आप लोगों का कोचिंग में। और हम लोग पढ़ रहे हैं गति। तो उम्मीद करते हैं कि जो पिछला क्लास होगा उसको आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, है ना। सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। और अगर नहीं भी आए होंगे तो कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग तुरंत इसका पुनरावृत्ति कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग खुद से रिवाइज किए होंगे तब तो बहुत बहुत मजा आएगा। और नहीं भी किए होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, तुरंत हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गति, जो कि हमारा भौतिकी का पहला अध्याय है ना। गति गति क्या था, क्या किसको बोले थे हम लोग गति। तो याद कीजिए, हम लोग गति बोले थे कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तन कर रही है तो हम लोग उसको बोले थे गति में है। तब क्या बोले थे, वस्तु किस में है, गति में है। अब उसी वक्त हम आपको बोले थे कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं उसमें बताइए कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु विराम में है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो वस्तु किस में है, विराम में है। वो वस्तु किस में है, विराम में है। तो आप लोगों को गति और विराम समझ में आ गया था। गति, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर रही थी, जैसे कि आपका पंखा चल रहा है, अभी चल रहा है पंखा, तो ये जो पंखा है इसका डायना समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो ये किस में है, गति में है। आपका टेबल पे रखा हुआ आपका किताब, क्या ये समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, नहीं सर, ये समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये किस में है, ये विराम में है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि एक मूल बिंदु क्या होती है। मूल बिंदु को हम लोग ओरिजिन बोले थे। तो मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु एक निर्देश बिंदु है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है किसी वस्तु की स्थिति या वस्तु का स्थान बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति या वस्तु का स्थान बताने के लिए। जैसे हम बोले कि अरे तुम्हारा कौन सा गांव है, तो आप बोले कि मेरा गांव है आरा में बिगहा। कौन सा बिगहा गांव है, हम बोले अच्छा बिगहा गांव, बिगहा गांव में तुम्हारा घर कहाँ है। तो आप बोले कि बिगहा गांव में टावर देखा है, बोले हाँ देखे हैं। तो टावर से 1 किलोमीटर आगे, तो टावर क्या था, निर्देश बिंदु। टावर का उपयोग आप क्यों किए, टावर का आप उपयोग किए अपने घर की स्थिति बताने के लिए, घर का स्थान बताने के लिए। तो किसी भी वस्तु का स्थान बताने के लिए हम जिस निर्देश बिंदु को उपयोग करते हैं उसी निर्देश बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। उसी निर्देश बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब पढ़े हुए हैं। फिर हम लोग देखे थे दूरी और विस्थापन। दूरी क्या था, एक वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। अब मान के चलिए ये एक वस्तु है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान गया, तो अलग अलग मार्ग से जा सकता है। तो जिस भी मार्ग से ये गया, जिस भी मार्ग से ये गया, उस मार्ग की जो लंबाई है, इसका लंबाई 2 किलोमीटर, इसका लंबाई 3 किलोमीटर, इसका लंबाई 5 किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं दूरी। एक वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, दूरी। और विस्थापन क्या था, एक प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको कहते हैं विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एक सरल रेखा, सीधी रेखा बना देंगे। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एक सीधी रेखा बना दिए, सरल रेखा बना दिए, यही क्या है, विस्थापन। तो समझ में आ गया विस्थापन क्या है। और जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पहले इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत पीछे जाइए, और जो इससे पिछला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है आपके पास होगा, उसको पहले देख लीजिए, तभी ये देखिए, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में काम कीजिएगा तो मजा आएगा फिर पढ़ने में भी। अब सोचिएगा कि हम एक आगे देख ले तो कैसे चलेगा। तो जिनको भी अगर समझने में दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है। तुरंत पिछले वीडियो पे जाइए, इसको छोड़िए, पिछला वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद फिर इधर आइएगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे
सदिश एवं अदिश राशि। कुछ राशि ऐसा था जिसके पास सिर्फ परिमाण था, जैसे कि भार यानी कि वजन। दुकानदार के पास गए, बोले कि भाई चीनी दो, तो बोला 5 किलो। कितना? तो 5 किलो। खाली परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ये कैसा हो गया? अदिश राशि। ऐसा राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण है। लेकिन वहीं पे हम बोले कि देखो हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, तो आप पूछे कि सर कितना बल लगा रहे हैं, तो हम बोले 10 न्यूटन लगा रहे हैं। फिर सर किधर बल लगा रहे हैं, तो हम बोले धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं। तो मतलब जब बल का बारी आया तो क्या क्या किसका जरूरत पड़ा? जब बात आया बल का तो जरूरत पड़ा परिमाण का भी और साथ में दिशा का भी। तो इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है। तो ये कैसा राशि है? सदिश राशि। बल कैसा राशि है? सदिश राशि। अच्छा, दूरी और विस्थापन में से बताइए, दूरी कैसा राशि है? अदिश राशि। इसके पास सिर्फ क्या है? परिमाण। लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि। इसके पास विस्थापन भी है और परिमाण भी है। ठीक है, ये सब कुछ सर पढ़े थे। सरल रेखीय गति, बोले थे कि गति अलग अलग तरह का होता है। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है तो सरल रेखीय गति, अगर कोई वस्तु अपने अक्ष पे घूम रही है तो घूर्णन गति। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी बहुत तरह का गति होता है। अगर कोई वस्तु बार बार अपने गति को दोहरा रही है, आवर्त गति। फिर हम लोग बात किए थे दूरी और विस्थापन का कुछ विशेषता। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई थी। अदिश राशि है, धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव रहता है दूरी। दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर होगा। चलिए बताइए, दूरी विस्थापन के बराबर कब होता है? तो दूरी, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग बता रहे होंगे कि सर दूरी विस्थापन के बराबर तब होता है जब वस्तु सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गमन करे। ठीक है, फिर विस्थापन के बारे में बात किए थे, जैसे कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। मतलब विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है और मूल बिंदु के अगर दूसरे तरफ है तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ये मूल बिंदु है मेरा हाथ, तो इसके उधर वाला अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं, धनात्मक बोल रहे हैं, तो इसके इधर वाला निगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा विस्थापन? जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो? एक हो। ठीक है, यह मार्ग के लंबाई पे निर्भर नहीं करता है कि मार्ग कितना लंबा है, इस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए अब हम लोग दूरी और विस्थापन से कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक है, सवाल बनाने का, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स जो है वो सवाल पे ही निर्भर है, न्यूमेरिकल्स पे निर्भर है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले कुछ नियम जान लीजिए। सबसे पहले जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिखाएंगे तो पहले आपको वीडियो को रोकना है और उस न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है और खुद से बनाना है। और जब खुद से नहीं बने तो फिर वीडियो को चलाइए और जो हम जैसे हम बता रहे हैं फिर वैसे आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल ये भारतीय भवन की किताब से लिया गया है। ठीक है, कुछ लोगों के पास रहता भी है, तो आपके पास जो भी सवाल है, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, भारतीय भवन और रचना सागर, कुछ भी किताब, अगर उसमें जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है आप तुरंत पूछिएगा। आपको ऐसे वीडियो में भी बता देंगे, ऐसे वीडियो में आएंगे आपको बता देंगे, समझा देंगे। नहीं तो फिर हम आपको बता के बना के और भेज देंगे। ठीक है, तो सुनिए, एक सवाल है कि एक पिंड को सीधे जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह I/2 ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए, डायग्राम बहुत जरूरी है, फोटो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पिंड है, ये क्या है? एक पिंड। पिंड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, और ये है जमीन। जमीन है, ठीक है। यहां से इसको फेंका गया है। क्या किया गया है? फेंका गया है। चलिए, फेंका गया तो ये ऊपर जाएगा जाएगा। कोई भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये गया और ये एक बिंदु के बाद जाकर रुक जाता है और फिर वहां से नीचे आता है। उसी तरीके से जब इसको फेंका गया होगा तो ये एक दूरी तक गया, और कितना दूरी तक गया? तो यहां दिया हुआ है I/2। दूरी कितना है? I/2। इतना दूरी तक गया और फिर वापस पृथ्वी पर आ गया। मतलब यहां तक जाने के बाद फिर से ये दूरी था I/2, तो वस्तु यहां से यहां गया
और फिर लौट के पृथ्वी पर वापस आ गया। पहले गया और फिर वापस आ गया। बहुत बढ़िया बात, समझ में आ गया सर, गया और वापस आ गया। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखिए, दूरी जो है उसको वो मार्ग पे निर्भर करती है। दूरी किस पे निर्भर करती है? मार्ग पे। तो कितना दूरी चला? तो पहले गया I/2 और फिर आया, तो जहां से गया वहीं से आया। तो अगर यहां से यहां I/2 है तो आते वक्त भी कितना आना पड़ेगा? I/2। अगर आपके घर से स्कूल आप जा रहे हैं 2 किलोमीटर है, तो जब छुट्टी होगा तो स्कूल से घर आइएगा तो भी कितना चलना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। तो अगर वस्तु ऊपर जाने में दूरी तय की है I/2, तो जब आई होगी लौट कर वहीं पे तो भी कितना दूरी तय की? I/2। तो ये टोटल कुल मार्ग हो गया, और कुल मार्ग का लंबाई क्या है? I/2 प्लस I/2, यानी कि ऐसे दो एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम, और I जोड़ I, यानी कि 2I/2, 2 से 2 कट गया, I। उत्तर क्या है? I। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ये आई कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे आई के जगह 1 मीटर भी हो सकता था, 2 मीटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अच्छा, इसका विस्थापन क्या होगा? खाली दूरी थोड़े पूछा है, विस्थापन भी पूछा है। अब देखिए, विस्थापन को मार्ग से कोई मतलब नहीं होता है। विस्थापन को सिर्फ मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति से। तो वस्तु चलना कहां से शुरू किया? यहां से। तो ये स्थिति कौन सा है? ये है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति। अच्छा, वस्तु आकर के रुक कहाँ गया? सर गया यहीं और फिर बाद में तो यहीं आ गया, तो मतलब यही अंतिम स्थिति भी है। जहां से चला वहीं लौट गया। जो प्रारंभिक स्थिति है वही अंतिम स्थिति है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु जहां से चला था वहीं लौट गया। जो प्रारंभिक स्थिति है वही अंतिम स्थिति है। इसका मतलब वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 0, 0। क्योंकि विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जहां से चला वहीं लौट गया, तो दो बिंदु एक ही जगह है, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना होगा? 0। जहां से चला वहीं आकर के लौट गया, तो दोनों बिंदु तो यही है। तो दोनों बिंदु अगर एक ही जगह है तो न्यूनतम दूरी कितना? 0। तो इसका विस्थापन कितना है? 0। और इसका दूरी कितना तय की? I। अब जैसे आप बताइए, एक सीधे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप अपने घर से स्कूल गए और दूरी था 2 किलोमीटर, फिर छुट्टी हुआ, घर आ गए। अब आप बताइए, आपने कुल कितनी दूरी तय की सुबह से लेकर घर आने तक? तो आप बोलेगा सर 2 किलोमीटर गए और छुट्टी होने के बाद 2 किलोमीटर फिर घर में आए, 4 किलोमीटर। आपने कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। ठीक है, आपका विस्थापन क्या हुआ घर आने के बाद? 0। आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो जो आपकी प्रारंभिक स्थिति यानी कि आपका घर था, अंतिम स्थिति भी क्या है? आपका घर। जहां से आप चले थे वहीं आ गए, मतलब आपका विस्थापन कितना है? 0, 0। ठीक है, चलिए, जिसको नहीं भी समझ में आ गया दोबारा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कोई वस्तु त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या है? अब समझिए, देखिए क्या है। कोई वस्तु त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है। ये एक वृत्त है गोलाकार और इसकी त्रिज्या इस पे चल रही है, और अपने प्रस्थान बिंदु मान के चले यहां से चलना शुरू की, तो ये हो गया प्रस्थान बिंदु। क्या हो गया? प्रस्थान बिंदु। प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है। समझ में आया? उसके सम्मुख, उसके ठीक सामने। यहां से चला और यहां पहुंच गया, जो इसके ठीक सम्मुख है। यहां पे ये है अंतिम बिंदु।
यह है अंतिम बिंदु, यहां पहुंच गई। तो विस्थापन और दूरी, तो चलिए देखते हैं। दूरी, सबसे पहले दूरी निकालते हैं। तो दूरी को मार्ग से मतलब है, दूरी तो मार्ग पर निर्भर करता है। तो बताइए तो कितना चली? त्रिज्या का आधा चली, पूरा गोल त्रिज्या, तो त्रिज्या का आधा। और त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और उसका आधा यानी कि हाफ। तो कितना दूरी हुआ? 2 से 2 कट गया, πr, ये आंसर हो गया। अच्छा, विस्थापन कितना हुआ? यहां से यहां ये विस्थापन हुआ, बताइए तो ये क्या है? अगर इसका रेडियस r है तो इधर भी कितना r, तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हो जाएगा r प्लस r जोड़ r इज इक्वल टू 2r। ठीक है, क्योंकि विस्थापन को किससे मतलब है? प्रस्थान बिंदु अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, दोनों के बीच में एक सीधी रेखा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सवाल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, सवाल सब लोग सुनिएगा बढ़िया से, लिख ही दें सवाल। मेरा राइटिंग खराब है तो लिखने में थोड़ा ये, देखिए। एक पिंड, एक पिंड, एक पिंड 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कितना? 3 किलोमीटर चलती है। तो उसकी विस्थापन और दूरी बताइए। विस्थापन भी बताइए और दूरी भी बताइए, दोनों चीज। ठीक है, अब ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देखिए, दिशा का ज्ञान आप कैसे करेंगे? आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक ऐसे क्रॉस बना लीजिएगा, चोर। बोले सर बना लिए, अब क्या करना है? ये सबसे ऊपर जो है ये है उत्तर। अगर ये उत्तर है, ऊपर उत्तर, तो उत्तर के ठीक उल्टा ये हो जाता है दक्षिण। क्या हो जाता है? दक्षिण। ठीक है, ये क्या हो जाता है? दक्षिण। समझ में आया? ये हो जाता है उत्तर के दाईं ओर, ये हो जाता है पूरब, और ये हो जाता है पश्चिम। इस तरीके से आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। एक क्रॉस बनाइए, जोर बनाइए, ऊपर वाला उत्तर, उसके ठीक उल्टा दक्षिण, उत्तर के दाईं तरफ पूरब और इसके तरफ पश्चिम। बोले सर बना लिए। अब आइए सवाल पे। एक पिंड 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, मतलब अगर ये एक पिंड है तो 2 किलोमीटर उत्तर, इधर उत्तर उधर ऊपर है, देखिए इधर चली, कितना चली? 2 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो अगर इधर जा रहा है तो इसका दाहिना क्या है? ये, तो दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो उसका विस्थापन और दूरी, मतलब ये जो है ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है प्रारंभिक बिंदु, और ये है अंतिम बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। ठीक है, सबसे पहले दूरी निकालते हैं। तो दूरी को मार्ग से मतलब होता है, तो मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जोड़ 3 किलोमीटर, कितना आया? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी निकल गया। अच्छा, विस्थापन, विस्थापन को मार्ग से मतलब नहीं होता है, तो विस्थापन को किससे मतलब होता है? विस्थापन को मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु।
प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो पहले ही बताए थे न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ देंगे, ये जोड़ दिए, यही है विस्थापन, यही है विस्थापन। अब सर इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है, मैथ्स में पढ़े होंगे। अगर ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना तो विस्थापन कैसे निकलेगा, मान के चलिए हम विस्थापन को बोलते हैं s, विस्थापन को क्या बोलते हैं s, तो क्या होगा s का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया। तो s का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 9 4 13 और स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट अंडर, तो रूट अंडर 13 मीटर, ये निकल गया विस्थापन। सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो इस तरीके से दिशा वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, और दिशा के लिए हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, ये वाला जो बनाए हैं इसको कहीं भी कॉपी के ऊपर बना लीजिएगा जहां कहीं दिशा, और इस तरीके से फिर हम लोग अलग अलग सवाल बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को दूरी और विस्थापन से समझ में आ गया होगा, और भी बहुत सारा सवाल आप बनाइएगा और जो भी दिक्कत हो पूछते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब आप बताइए, दूरी और विस्थापन का के बारे में हम लोग पढ़ लिए। दूरी और विस्थापन का उपयोग क्या क्या है, तो दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग किसी वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया, उसकी गति प्रक्रिया कैसी थी, कितना दूरी तय किया, कहाँ से कहाँ गया, है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग दूरी और विस्थापन का प्रयोग करते हैं। दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है, कि भाई इतना समय में वस्तु का प्रारंभिक स्थिति क्या था और फिर उसके सापेक्ष में, उसके संदर्भ में उसका अंतिम स्थिति क्या था। समझ में आया। जैसे हम 6 घंटा आपको दिए, तो 6 घंटा ये दिया गया समय है, इस 6 घंटा में आपका प्रारंभिक स्थिति भी घर था, और 6 घंटे के बाद अगर आप स्कूल करके भी आ गए हैं तो भी आपका अंतिम स्थिति भी क्या है, आपका घर। मतलब दिए गए समय में दूरी एवं विस्थापन से हमको क्या पता चलता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति, ये ज्ञात करने में मदद मिलता है। ठीक है, यहां तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इसमें उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे, है ना। अब अगला है एक समान गति और असमान गति। अब ये एक समान गति और असमान गति सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ये तो समझाने का जरूरत नहीं है, ये तो हम बना लेंगे, हमको समझ में आ रहा है एक समान असमान। नहीं, सुनिए क्या है, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब समझिएगा तब पता चलेगा कि ये उतना आसान नहीं है। तो देखिए एक समान गति और असमान गति क्या है, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आप कार से कहीं जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, कार से। ये आपकी कार है, आप कार से कहीं जा रहे हैं। बोले सर कहाँ जा रहे हैं, नानी गांव जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कार से जा रहे हैं, और आपका दोस्त भी छुट्टी हुआ है तो वो भी अपने नानी गांव जा रहा है, वो भी अपने कार या बस से जा रहा है, आप भी कार या बस से जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका कार जो है वो हर 5 मिनट में या हर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। हर 10 मिनट में कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर। तो चलना शुरू किया आपका कार, मतलब समय अभी 0 है, जब चलना शुरू किया तब समय 0। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब समय 1 घंटा हो गया तो अब आपका कार कितना किलोमीटर आगे आ गया है, 10 किलोमीटर। ठीक है, आपका कार कितना किलोमीटर आगे आ गया, 10 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे के बाद समय फिर 1 घंटा हो गया, आपका कार कितना आगे आ गया, 10 किलोमीटर।
ठीक है। अब फिर 1 घंटे के बाद आपका कार कितना आगे आ गया? 10 किलोमीटर। कितना आ गया? 10 किलोमीटर। मतलब अभी तक कितना घंटा हो गया है? 1 2 3 घंटा हो गया है, और 3 घंटे में आपका कार कितना चल लिया? 30 किलोमीटर। ठीक है। अब थोड़ा अपने दोस्त पे ध्यान दीजिए। ये आपका दोस्त है, इसका कार पहले घंटे में, जब 1 घंटा हुआ तो पहले घंटे में 5 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में इसका कार चला 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में इसका कार चला 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर। अब आपको कुछ अंतर दिखा? जो आपका कार है, जो आपका कार है वो एक निश्चित समय में या एक निश्चित अंतराल में एक ही समान दूरी तय कर रही है। निश्चित अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। वो निश्चित अंतराल क्या है? 1 घंटा। हर 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है? 10 किलोमीटर। आपका कार हर 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है? 10 किलोमीटर। मतलब एक निश्चित समय के अंतराल में आपका जो कार है वो समान दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है। लेकिन वहीं आपके दोस्त का जो कार है वो एक निश्चित समय में असमान दूरी तय कर रहा है। कभी 5 किलोमीटर चल रहा है, कभी 10 किलोमीटर चल रहा है, कभी 12 किलोमीटर चल रहा है। समय उसके लिए भी कितना समय का अंतराल लिए हैं? 1 घंटा। हर 1 घंटा। तो कब किसी 1 घंटा में 5 किलोमीटर और किसी 1 घंटा में 10 किलोमीटर। मतलब यहां पे जो आपका कार है वो निश्चित समय के अंतराल में, वो निश्चित समय अंतराल क्या है? 1 घंटा। तो निश्चित समय अंतराल में एक समान दूरी तय कर रही है। ऐसे गति को, इस तरह का जो गति है, ये जो आपके कार का गति है, इसको बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं? एक समान गति। वहीं पे आपके दोस्त का जो कार है वो एक निश्चित समय के अंतराल में, इसके लिए भी समय का अंतराल कितना लिए हैं? 1 घंटा। एक निश्चित समय के अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। कभी 5 किलोमीटर तो कभी 10 किलोमीटर। असमान दूरी तय कर रही है। तो इस तरह के गति को क्या बोलते हैं? असमान गति। इस तरह के गति को बोलते हैं असमान गति। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा गति और एक समान गति और असमान गति। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? यहीं पे एक और बात बताइए, सब लोग ध्यान से सुन के। आपको चाल तो पता है, पिछले कक्षा में पढ़े थे चाल क्या होता है? पिछले कक्षा मतलब 7वीं में पढ़े होंगे। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए, चाल का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल यानी कि स्पीड, कितने स्पीड से चल रहा है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए अब आपका चाल निकालते हैं हर जगह। यहां पे आपका चाल कितना होगा? चाल दूरी कितना तय किए हैं? 10 किलोमीटर। और समय कितना लिए हैं? चाल बराबर दूरी बट्टा समय 1 घंटा। मतलब यहां पे आपका चाल है 10 किलोमीटर/आवर। अच्छा, अगले 1 घंटा यहां पे आपका चाल कितना है? यहां पे आपका चाल चले कितना फिर अगले 1 घंटा में? 10 किलोमीटर। कितने देर में? 1 घंटा में। तो आपका यहां भी चाल कितना है? 10 किलोमीटर/आवर। यहां आपका चाल फिर से कितना है? चाल चले कितना? 10 किलोमीटर। कितने देर में? 1 घंटा में। तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर/आवर। ठीक है। क्या देखे आप कि जब आप एक समान गति कर रहे थे, जब आपका कार एक समान गति कर रहा था, तो आपकी चाल नहीं बदल रही थी, आपकी चाल एक जैसी थी। अच्छा, अपने दोस्त पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इसका कार का चाल पहले घंटे में, चाल बराबर दूरी बट्टा समय 5 किलोमीटर और समय 1, यानी कि 5 किलोमीटर/आवर। अगले 1 घंटे में इसका चाल कितना है? चाल बराबर 10/1, दूरी 10 किलोमीटर और समय कितना लिया? 1 घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर/आवर। अगले 1 घंटा में
चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया? 12 किलोमीटर। समय कितना लिया? 1 घंटा, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। कुछ देख रहे हैं? कभी 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब चाल बदल रही है, चाल बदल रही है। ऐसे गति को बोलते हैं असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति। तो आप क्या देखें, एक समान गति में चाल हमेशा एक जैसी रहती है, चाल कभी बदलती नहीं है। लेकिन असमान गति में चाल हमेशा बदलती रहती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आ गया समझ में आप लोगों को? किसी भी तरह का कोई डाउट? तो एक समान गति और असमान गति। एक समान गति जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, हर 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो ऐसे गति को बोलते हैं एक समान गति। और एक समान गति में चाल हमेशा बराबर रहती है, चाल हमेशा एक समान रहती है। वहीं पे असमान गति क्या हो गया? तो असमान गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, और असमान गति में वस्तु की चाल निरंतर बदलते रहती है। असमान गति में वस्तु की चाल निरंतर बदलते रहती है। तो अब आपको एक समान गति और असमान गति समझ में आ गया? तो जल्दी से बताइए, एक समान गति और असमान गति में से कौन से गति में वस्तु की चाल एक जैसी रहती है, कभी नहीं बदलती है? तो आप बोलेंगे सर एक समान गति। एक समान गति में वस्तु की चाल हमेशा एक जैसी रहती है। अच्छा, किस गति में वस्तु की चाल निरंतर बदलते रहती है? तो असमान गति में वस्तु की चाल निरंतर बदलते रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो चाल क्या होता है? अब आप लोगों को चाल के बारे में तो पता चल गया होगा। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये तो हम लोग सुने होंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लेकिन ये तो ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया? उसका सूत्र हो गया। चाल होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए चाल आया कैसे। चाल आया कैसे? हमको ये जानना था कि कौन सा वस्तु तेज चल रहा है और कौन सा वस्तु धीरे चल रहा है। कौन सा वस्तु तेज चल रहा है और कौन सा वस्तु धीरे चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बोलें कि मान के चलिए ये आपका साइकिल है कि नहीं? ये आपका क्या है? साइकिल है। ये 10 किलोमीटर चला है 2 घंटा में। 10 किलोमीटर चला है 2 घंटा में। अब हमको जानना है कि आपका जो स्पीड है, या फिर एक उदाहरण ये तो हो गया, और एक और इसी तरह का देते हैं। और एक तरफ आपका दोस्त है, एक तरफ आपका दोस्त है, ये उसका साइकिल है। आपका दोस्त जो है वो 20 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चला 4 घंटा, नहीं 4 घंटा नहीं, 20 किलोमीटर चला 3 घंटा में। कितना घंटा में? 3 घंटा में। ठीक है, समझ में आया? या फिर 20 किलोमीटर चला 6 घंटा में। कितना घंटा में? 6 घंटा में। अब हम आपसे पूछे कि बताओ कौन तेज चल रहा था, तो आप बोले कि सर हम तेज चल रहे थे, लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है हम तेज चल रहे थे। देखो ना, हम तो 20 किलोमीटर चले हैं, अब तुम कितना चले हो? खाली 10 किलोमीटर चले हो। तो आप बोल रहे हैं कि हम तो 2 घंटा लिए थे और तुम 6 घंटा लिए। तो आपका दोस्त बोल रहा है ऐसे थोड़ी है, हम तो चले भी 20 किलोमीटर ना, तुमसे दुगुना चले हैं। कैसे निकालेंगे स्पीड? तो हम ये देख लेते हैं कि ये वस्तु इकाई समय में कितना दूरी तय किया। इकाई समय का मतलब 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकेंड। समय का कोई भी मात्रक उसका इकाई। तो हमको ये नहीं मतलब है कि 2 घंटा में इतना चला। हम देखते हैं कि 2 घंटा में अगर इतना चला तो 1 घंटा में कितना चल रहा होगा। इसका भी निकाल लेंगे कि अगर ये 6 घंटा में इतना चला तो हर घंटा कितना चल रहा होगा।
अब हर घंटा कितना चल रहा होगा ये कैसे निकालें? ये चला कितना, दूरी कितना, 10 किलोमीटर, समय कितना लिया, 2 घंटा। अब हमको ये पता करना है कि ये 1 घंटा में कितना चला, मतलब आपका साइकिल 1 घंटा में कितना चला। तो आपका साइकिल 1 घंटा में कितना चला? अगर 10 किलोमीटर 2 घंटा में चला, 10 किलोमीटर 2 घंटा में चला, तो 1 घंटा में कितना चला? 10/2। 10 क्या था? दूरी, और 2 क्या था? समय। तो 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर। मतलब आपका साइकिल 1 घंटा में कितना चल रहा था? 5 किलोमीटर। चलिए आपका दोस्त का देख लेते हैं। 20 किलोमीटर 6 घंटा में चला, तो 1 घंटा में कितना चल रहा होगा? 1 घंटा में 20 किलोमीटर बट्टा 6, यानी कि तकरीबन इसको काट के दें, 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 और 2 दाहिन 20, 3 6.66 किलोमीटर। मतलब इसका 1 घंटा में कितना चल रहा है? इतना ही होगा ना, 2 3 6 2 दाहिन 20, नहीं 3.33 किलोमीटर। मतलब आपके दोस्त का साइकिल 1 घंटा में कितना चल रहा है? 3.33 किलोमीटर। और आपका साइकिल 1 घंटा में कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। अब बताइए कौन तेज चल रहा है? आप बोलेंगे सर हम तेज चल रहे हैं, क्योंकि हम हर घंटा कितना चलाए? 5 किलोमीटर। और ये 1 घंटा में कितना चलाया? 3.33 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को कहते हैं चाल। इसी को कहते हैं चाल। तो चाल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु इकाई समय में कितना दूरी तय कर रही है। इकाई समय का मतलब हो गया 1 घंटा या 1 सेकेंड या फिर इकाई का मतलब 1। तो इकाई समय में जितना दूरी तय कर रही है उसे ही हम कहते हैं उस वस्तु की चाल। ठीक है, मतलब 1 घंटा या 1 सेकेंड या 1 मिनट में जितना दूरी तय कर रही है इसे हम कहते हैं चाल। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो अभी तो आप निकाले थे 1 घंटा में कितना दूरी तय की, तो कैसे निकाले थे? दूरी को समय से भाग दिए थे। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चार्ज का एसआई मात्रक होगा, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का सेकंड। तो चाल का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। समझ में आया? चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। चाल का अन्य मात्रक भी हो सकता है, जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी हम किसी बड़े चाल का बात करते हैं, जैसे हवाई जहाज का चाल, कार जो ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो फिर हम लोग मीटर पर सेकंड में नहीं, बल्कि उसको हम लोग जो बड़ा चाल होता है उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में किस चाल के मात्रक का प्रयोग किलोमीटर पर आवर में कब करते हैं? जब चाल का मान बहुत ज्यादा हो, जैसे कार का चाल लिखना हो, या कोई अंतरिक्ष यान जा रहा हो उसका चाल लिखना हो, या धरती जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है उसका चाल लिखना हो, जिसका मान बहुत ज्यादा है, उसका चाल लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर पर आवर। और एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब हुआ कि चाल के पास सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। चाल के पास सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। यह एक अदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। चाल जब भी होगा धनात्मक होगा। कभी चाल बराबर -2 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, -3 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, -20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। चाल के परिमाण में कभी माइनस नहीं लगेगा, ऋणात्मक
साइन नहीं लगेगा, माइनस साइन नहीं लगेगा, जब भी होगा धनात्मक होगा। समझ में आया? तो वस्तु के गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी बताए हैं कि चाल यानी कि स्पीड, इसको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ परिमाण का जरूरत होता है, दिशा का जरूरत नहीं है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज बताते हैं। चाल को गति भी बोलता है, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए औसत चाल बताएंगे आपको, औसत चाल क्या होता है, तो इसको औसत चाल को समझिए। मान के चलिए आपको जाना है दिल्ली, ये क्या जाना है? दिल्ली, और कार से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? कार से। और ये रहा दिल्ली, दिल्ली शहर है कि नहीं? ये रहा दिल्ली, दिल वालों की नगरी, है ना, दिल्ली शहर, और आपको दिल्ली जाना है। आपका घर से दिल्ली का दूरी है 500 किलोमीटर। कितना है? 500 किलोमीटर। अब आप दिल्ली के लिए निकले, कार में बैठे, बढ़िया से दिल्ली के निकले। सबसे पहले आप कार में जब शुरू में बैठ अभी चलाना शुरू किया तो 100 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर पहुंच गया 5 घंटा में। कितना घंटा में? 5 घंटा में 100 किलोमीटर पहुंच गया। और फिर एक दुकान था, उस दुकान पे थोड़ा देर रुका। बहुत 100 किलोमीटर चला, थोड़ा देर सुस्ताएगा, खाएगा पिएगा, तो एक ढाबा पे रुका। ढाबा पे कितना देर रुका? तो ढाबा पे रुका 1 घंटा। 1 घंटा ढाबा पे रुका, खाया पिया, बढ़िया से थोड़ा आराम किया, 1 घंटा रुका, फिर बोला चल निकलना है, फिर निकलना है, फिर चलना शुरू किया। अब चला 200 किलोमीटर। कितना चला? 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर चला इस बार 8 घंटा में। कितना घंटा में चला? 8 घंटा में। फिर 200 किलोमीटर के बाद फिर थोड़ा देर रुक गया, यार बहुत थक गए, रुको रुको रुको। फिर एक पान दुकान के पास रुका, फिर थोड़ा पान वान खाया, है कि नहीं है? गुटखा उटका तो नहीं खाना चाहिए, गलत चीज़ है। तो पान वगैरह खाया, थोड़ा देर आराम किया, थोड़ा गप मारा, थोड़ा सुस्ताया। कितना देर लगा? फिर से 1 घंटा रुका, फिर से 1 घंटा रुक गया। ठीक है, फिर चलना शुरू किया। अब कितना बच गया है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चल लिया। अब कितना बच गया दिल्ली दूर? दिल्ली अब है 200 किलोमीटर। तो अगला 200 किलोमीटर चला और पहुंच गया दिल्ली। और इसमें इसको समय कितना लगा? 5 घंटा। कितना लग गया? 5 घंटा। और पहुंच गया दिल्ली 500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बताइए क्या क्या हुआ। सबसे पहले 100 किलोमीटर चला, कितने देर में? 5 घंटा में। फिर एक जगह पे रुका ढाबा पर, 1 घंटा खाया पिया, आराम किया, फिर निकला। अगला 200 किलोमीटर चला 8 घंटा में। फिर एक ढाबा पे रुका, वहां भी 1 घंटा खाया पिया, आराम किया, और फिर चलना शुरू किया। अगला 200 किलोमीटर कितने देर में? 5 घंटा में। और पहुंच गया दिल्ली, पहुंच गया दिल्ली। अब आप बताइए कुल दूरी कितना तय किया? कुल दूरी कितना तय किया? तो कुल दूरी कितना तय किया? 100, 200, 200, 500। कुल दूरी 500 किलोमीटर। अच्छा, कुल समय कितना लगा है? आप बोलिएगा सर वही ना जब गाड़ी चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा समय कितना लगा है? तो 5 घंटा चला, फिर 1 घंटा रुका, वो भी जुड़ेगा, 5 1 6 घंटा। फिर 8 घंटा चला, 8 6 14 घंटा। फिर 1 घंटा रुका, 14 1 15 घंटा। फिर 5 घंटा चला, 15 5 20 घंटा। मतलब कुल समय कितना लिया? 20 घंटा। आप बोलेंगे सर 1 2 घंटा तो आराम में निकल गया। नहीं नहीं, उसको भी जोड़ना है, क्योंकि औसत चाल निकालना है। तो कुल समय 20 घंटा। तो बीच में इसका चाल क्या था उससे मतलब नहीं है, इसका औसत चाल क्या था? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 500 किलोमीटर। कुल समय कितना लिया? 20 घंटा, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका औसत समय, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कुल लिया गया समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब वो कब चल रहा था, कब रुका हुआ था,
कब खा रहा था, कब पी रहा था, उससे मतलब नहीं है। मतलब है वो कुल कितना समय लिया, वो कुल कितना समय लिया और कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी कितना चला और कुल कितना समय लिया। तो चाल और औसत चाल में आपको समझ में आ गया अंतर। अब जैसे हम बोले कि शुरू में 5 घंटा इसका चाल कितना था, तो शुरू में 5 घंटा 100 किलोमीटर चलाया, तो इस वक्त इसका चाल कितना था, इस वक्त इसका चाल था 100/5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 घंटा रुकने के बाद 200 किलोमीटर 8 घंटा में चलाया, 200 किलोमीटर 8 घंटा में चलाया, तो इस वक्त इसका चाल कितना था, 25 किलोमीटर पर आवर। अगला 200 किलोमीटर 5 घंटा में चलाया, है ना, तो इस वक्त इसका चाल कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग समय इसका चाल अलग अलग था, अलग अलग समय इसका चाल अलग अलग था। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो 100 किलोमीटर बट्टा 5 किलोमीटर, तो फिर 200 किलोमीटर बट्टा 8 किलोमीटर। तो अलग अलग समय इसका चाल अलग अलग था, लेकिन औसत चाल इसका कितना था, 25 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि औसत चाल को किससे मतलब होता है, कुल समय से और कुल दूरी से, और चाल को किससे मतलब होता है, कितना दूरी तय कर रहा है, कितना समय ले रहा है, बस। तो अब आपको चाल और औसत चाल में अंतर समझ में आ गया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय और औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, ये चाल है। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, चाल है। यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, चाल है। 40 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, चाल है। और 25 किलोमीटर पर आवर ये वाला ये क्या है, ये है औसत चाल, ये है औसत चाल। तो चाल और औसत चाल में अंतर समझ में आ गया। चाल दूरी बट्टा समय और औसत चाल कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, चाल के बाद चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। अब चाल के बाद आता है वेग। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग का परिभाषा होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग का परिभाषा क्या है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। तो वेग और चाल में कुछ अंतर समझ में आया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वहां दूरी ले रहे थे, और यहां वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। और विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि है, यानी कि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी कि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो वेग किसको बोलते हैं, जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे। मतलब अगर चाल में दिशा भी आ गया तो इसको बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। जैसे इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, हम मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर पर आवर पर चला रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे हो गया चाल, ये मेरा हो गया चाल। और हम 50 किलोमीटर पर आवर से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया मेरा वेग। इसमें चाल भी है और दिशा भी है। तो जब वेग निकालना रहता है तो हम विस्थापन लेते हैं, विस्थापन बट्टा समय। और जब चाल निकालना होता है तो हम दूरी लेते हैं, दूरी बट्टा समय। समझ में आया। तो चाल और इसमें अंतर समझ में आया। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं, एक निश्चित दिशा में। अगर हम बोल दिए चाल, हम मेरे गाड़ी का चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर पे चलाते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हैं, ये मेरा चाल है। लेकिन हम 50 किलोमीटर पर आवर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरा वेग है। तो एक निश्चित दिशा में वस्तु के चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में वस्तु जा रहा है, इसको बोलते हैं वेग।
तो वेग और चाल में अंतर समझ में आया। चाल एक सदिश राशि है, इसके पास, चाल के पास क्या नहीं होता है, चाल के पास दिशा नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास दिशा होता है। वेग का मात्रक, वेग का भी एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं, और दूसरा तरीका यह भी होता है मीटर पर सेकंड लिखने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी वस्तु का वेग समान और असमान हो सकता है, अभी बताए हैं। समान और असमान कब होगा, समान जब निश्चित अंतराल में एक समान दूरी तय करे तो समान वेग, अगर निश्चित अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है तो असमान वेग। वेग कैसा है, वेग एक सदिश राशि है, मतलब वेग के पास दिशा भी है और परिमाण भी है। इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है, एक निश्चित दिशा में हो गया। जैसे हम आपसे पूछे कि तुम भाई मोटरसाइकिल चलाते हो, कितना स्पीड पे चलाते हो, तो आप बोले कि सर हम जब भी साइकिल चलाते हैं धीरे ही चलाते हैं, 30 पे चलाते हैं। 30 फिर भी बहुत हो गया, 20 पे चलाते हैं। 20 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हैं। तो ये है आपका चाल, ये है आपका चाल। फिर हम आपसे पूछे कि अच्छा कल कहाँ जा रहे थे साइकिल से, तो आप बोले सर हम कल एकदम जल्दबाजी था, हमको थोड़ा मिलना था किसी से, तो 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे उसके घर के तरफ। तो 30 किलोमीटर पर आवर परिमाण और उसके घर के तरफ जा रहे हैं दिशा, तो परिमाण प्लस दिशा ये है आपका वेग। तो कल आप 30 किलोमीटर पर आवर से उसके घर के तरफ जा रहे थे, ये आपका वेग है, जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। और आप साइकिल 20 किलोमीटर पे चलाते हैं, ये आपका दिशा है, सॉरी परिमाण है, चाल है वो आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा औसत वेग का बात कर लेते हैं। औसत वेग, अभी औसत चाल का बात किए थे ना, कुल दूरी बटा कुल समय, उसी तरीके से औसत वेग क्या होता है। तो देखिए, अब मान के चलिए कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में चल रही है। अच्छा, उससे पहले एक और बात बताते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में, अब बोलेगा सर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं सीधा कर देते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो आप बताइए जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो क्या होता है, तो बोलेगा सर जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो दूरी बराबर क्या होता है, समय। तो जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो सॉरी दूरी बराबर, दूरी किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के बराबर हो जाता है, समय नहीं, दूरी बराबर समय नहीं। दूरी किसके बराबर रहता है, विस्थापन। यही दूरी है, यही विस्थापन है, यही न्यूनतम मार्ग है। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम मार्ग क्या है, उस वस्तु के बीच में बनने वाली एक सीधी रेखा। तो वस्तु चल भी कैसे रहा है, सीधी रेखा पे चल रहा है, तो दूरी बराबर विस्थापन। बहुत बढ़िया बात। तो जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, दूरी बराबर विस्थापन, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। अब बताइए, अगर दूरी और विस्थापन सेम है, समय उतना ही लिया है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, वेग। तो चाल वेग के बराबर कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो चाल का मान वेग के मान के बराबर कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है। चाल का मान वेग के बराबर कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है। अब देखिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, अब मान के चलिए इसका वेग बदल रहा है, इसका वेग बदल रहा है। ठीक है, शुरू में इसका जो वेग था उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं, मतलब प्रारंभिक वेग के जगह हम लोग u लिखते हैं। u का मतलब होता है छोटा u, प्रारंभिक वेग। चलते चलते मान के चलिए कुछ निश्चित समय में इसका स्पीड बढ़ गया,
तो जो वेग होता है उसको बोलते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम लोग v लिखते हैं। क्या लिखते हैं? v। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस जोड़ अंतिम वेग बट्टा 2, मतलब u प्लस v बट्टा 2। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग बट्टा 2। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया औसत वेग। तो अगर आपको औसत वेग निकालना है तो औसत वेग कैसे निकालिएगा आप? औसत वेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बट्टा 2, बट्टा 2। और अगर आपको औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, किसी भी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वेलोसिटी और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं और स्पीड को चाल बोलते हैं। तो वेग और चाल में अंतर समझ में आया होगा। तो कुछ सवाल का जल्दी से जवाब देना है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। वेग और चाल, वेग और चाल ये दोनों बराबर कब होगा? वेग और चाल दोनों बराबर कब होगा? दोनों का मान बराबर कब होगा? जब वस्तु कैसे गमन करे? जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करे। तो वेग का मान किसके बराबर होगा? चाल के बराबर। ठीक है, और थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। विस्थापन और दूरी कब बराबर होगा? तो विस्थापन और दूरी तब बराबर होगा जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करे। चाल और वेग में कौन सदिश राशि है? वेग, क्योंकि वेग के पास दिशा भी है और परिमाण भी है। तो वेग को परिभाषित कैसे किए? एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल। किसी निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु जा रहा है तो ये क्या हो गया? निश्चित दिशा में जो वस्तु का चाल है वो है वेग। 50 किलोमीटर पर आवर से हम घर के तरफ जा रहे हैं, ये मेरा वेग है। और मेरा चाल इस वक्त 50 किलोमीटर पर आवर है। इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ये मेरा चाल है। समझ में आया? तो आज जो भी हम लोग पढ़े, आज आप लोग को समझ में आ गया। एक समान गति, अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक समान दूरी तय कर रही है तो एक समान गति, और निश्चित समय अंतराल में एक असमान दूरी तय कर रही है तो असमान गति। चलिए बताइए, दोनों में से चाल कहाँ एक जैसा था, बदल नहीं रहा था? तो एक समान गति में चाल बदल नहीं रहा था। चाल हमेशा एक समान रहती है, असमान गति में चाल हमेशा बदलते रहती है। फिर दूरी स्थापन का प्रयोग क्यों किए? फिर हम लोग 2 सवाल बनाए हैं, तीन सवाल बनाए। दिशा निकालना आप लोग को आ गया। जब भी दिशा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऐसे जोड़ बनाएंगे। इधर वाला उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ, इधर वाला दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ, इधर वाला दायां तरफ क्या होगा? जल्दी बोलिए, दायां तरफ ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब, और इधर वाला पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या फिर उत्तर, दक्षिण, उत्तर के दाईं तरफ पूरब और उत्तर के बाईं तरफ पश्चिम। इस तरीके से दिशा बनाएंगे और दिशा का जो भी सवाल होगा वो सब कुछ बनाना है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में जब आप लोग आइएगा तो पूरी तरीके से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो डाउट के साथ आइएगा कि यहाँ पे डाउट है, और अच्छे से पढ़िएगा। खूब खेलिए, कूदिए, मजा कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।